चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम चाइना और उसके पेरिफेरल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम चीन तो पढ़ चुके हैं, उसके पेरिफेरल रीजन्स, उसके सराउंडिंग रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हांगकांग का चाइना से संबंध डिटेल में पढ़ेंगे, ताइवान और चाइना का संबंध डिटेल में, तिब्बत और देन इंडिपेंडेंटली मंगोलिया एज अ कंट्री। देखिए, जब हम चाइना एंड इट्स पेरिफेरी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के रूप में उभर करके आएंगी। आज आप उन्हें सीखेंगे। हांगकांग कहाँ लोकेटेड है ये अब हम जानते हैं। हम दोबारा मैप के वाया देखेंगे। हमने अब तक ये समझा कि जिसे हम चाइना मानते हैं वो एक तरह से चाइना प्रॉपर है। इट इज़ द चाइना प्रॉपर। चाइना प्रॉपर से मेरा क्या मतलब है? हम ये जानते हैं कि जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है चाइना की। हम एक इमेज के वाया उसे देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि चीन अपने ईस्टर्न कोस्टल एरिया को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देता है। इकॉनमी वाइज, ट्रेड एंड कॉमर्स और पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में यही रीजन सबसे सुप्रीम है चीन का। तो ये तो हमने अब तक देख ही लिया। इसके बाद के मैप में हमने ये देखा कि दिस होल वन इज़ द चाइना प्रॉपर। यहीं पर इम्पॉर्टेंट प्लेन एरियाज़ हैं, द चाइना प्लेन, द नॉर्थ चाइना प्लेन, द नॉर्थ ईस्ट चाइना और द साउथ चाइना। ऑल द प्लेन्स, ऑल द मेन रिवर्स, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स और पॉपुलेशन यहीं पर एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने सारी मेन रिवर्स इसकी देखी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की बताइए। नहीं, नॉर्थ ईस्ट की आप बताइए प्लीज़। हाँ, वेरी गुड, जोर से बताइए। शोंगुआ और लियोन और सोंगुआ। और हम जब नॉर्थ चाइना प्लेन की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ द येलो रिवर, जिसको हम वांग हो भी कहते हैं। देन हम चाइना प्रॉपर या सेंट्रल चाइना की बात करते हैं तो यांग तीजी, दैट इज़ चैंग चियांग। और जब हम साउथ चाइना की, साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इट इज़ पर्ल रिवर। इम्पॉर्टेंट रिवर वैलीज, एग्रीकल्चरल वाइज फर्टाइल एरियाज, द प्लेन एरियाज एंड द कोस्टल बेल्ट और द कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड के लिहाज से ये चाइना प्रॉपर महत्वपूर्ण है। हम जब चाइना को सोचते हैं तो हम इसी चाइना प्रॉपर को ही सोचते हैं, लेकिन असल में तो चाइना सिर्फ ये नहीं है। जिस मेनलैंड चाइना की हम बात करते हैं उस चाइना ने बहुत सारे बफर रीजन्स क्रिएट किए हुए हैं, बहुत सारे ऑटोनॉमस रीजन्स के फॉर्म में, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के फॉर्म में और इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। हमने जब इन बफर रीजन्स को पढ़ा तो उनमें जो ऑटोनॉमस रीजन्स, उनमें से आप जानते हैं नॉर्थ में दैट इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन, देन तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन, देन साउथ में वो तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। हैं? नहीं, उसका नाम कुछ और है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ग्वांगजू वहाँ पर एक जगह है। रीजन का नाम क्या है? मैप पे इसे दोबारा पढ़ के आना, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन ये इम्पोर्टेंट ऑटोनॉमस रीजन्स और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में हमने देखा था मकाओ एंड हांगकांग। ये सारे क्षेत्र अगर हम बात करें तो एक बफर की तरह क्रिएट किए हैं चाइना ने, जो चाइना को रशिया से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से, भारत से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से, जापान से, इन सब से आइसोलेट करता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से भी। तो ये सभी के सभी बफर रीजन्स
चाइना को इन सब से आइसोलेट करते हैं, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था चाइना को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए भी, और चाइना की कमज़ोरी का कारण भी वही बना कि अगर कभी आक्रमण होते भी हैं, चाइना अगर कहीं से वल्नरेबल भी है तो अपने ईस्टर्न कोस्ट से ही। इसीलिए उसने उस कोस्ट को वर्ल्ड के लिए एक प्रोडक्शन सेंटर के फॉर्म में विकसित कर लिया, और आज वर्ल्ड के इंटरेस्ट वहाँ पर वेस्टेड हैं। इस कारण से अगर कोई उस क्षेत्र को नुकसान पहुँचाएगा भी, वो स्वयं के उद्योग धंधों का भी नुकसान कर लेगा। एक तरह से चाइना अपने उस क्षेत्र के विकास से खुद के लिए इन्वेस्टमेंट लाता है, खुद की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में रोल प्ले करवाता है, रोज़गार पैदा करता है अपने लोगों के लिए, और वहीं से पैदा होने वाली चीज़ों को एक्सपोर्ट करके अपने लिए फॉरेन रिजर्व्स भी मेंटेन करता है। और दूसरी तरफ वो उन्हीं कोस्टल एरियाज़ के वाया वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट होता है, ग्लोबल इंटीग्रेशन अचीव करता है। इसी कारण वो नेचुरली अपने लिए एक सुरक्षा भी पा जाता है, क्योंकि जब दुनिया भर के उद्योग धंधों का निवेश वहाँ होगा, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उन मुल्कों की, जिन मुल्कों से वो उद्योग धंधे आते हैं, चीन से संबंध अच्छे बने रहें। नहीं तो अगर चीन से संबंध बिगड़े तो फिर उन उद्योग धंधों को भी नुकसान होगा। ओके, ये तो हमने सारा समझा। लेकिन ये बफर रिलेशन अचीव करना इतना इजी नहीं रहता, इसके पीछे की भी अपनी कहानी रहती है। किसको फ़ायदा होता है इन रिलेशन से, ये भी जानना ज़रूरी है। हांगकांग और चीन के संबंधों से अंततः लाभ किसका हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। संबंध कैसे बदलते हैं समय दर समय ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स के अंदर, ये भी जानना ज़रूरी है। एक समय का स्टैंड हमेशा वही नहीं रहता, वो बदल जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ों को आज समझेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम इन पेरिफेरल रीजन्स की बात करते हैं, जिनके मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, इन सब की अपनी अपनी फिज़िकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिज़िकली दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रॉपर चाइना। हमने पढ़ा था क्लाइमेट वाइज अलग हैं, टोपोग्राफी, सॉइल, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो फिज़िकली दे आर वेरी डिस्टिंक्ट, कल्चरली दे आर वेरी डिस्टिंक्ट, और मेजॉरली इन सब पेरिफेरल रीजन्स में जो पॉपुलेशन ग्रुप डोमिनेट करते हैं, दोज पॉपुलेशन ग्रुप्स आर इन एक्चुअलिटी द माइनॉरिटी ग्रुप्स इन चाइना। वो चीन के माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे तिब्बत के क्षेत्र में द तिब्बतन्स वही डोमिनेट करते हैं, तो वो चीन के लिए तो माइनॉरिटी हुए। क्योंकि जब मैं चीन की बात करता हूँ तो मैं बात हान चाइनीज़ लोगों की करता हूँ। तो इसका मतलब इन पेरिफेरल रीजन में जिनका डोमिनेंस है वो नॉन हान पीपल हैं, तो फिर वो नेचुरली माइनॉरिटी ग्रुप्स ही हुए। तो ये रीजन कल्चरली इसलिए डिस्टिंक्टिव भी हैं चाइना प्रॉपर से, क्योंकि ये नॉन हान पॉपुलेशन के कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये उनके डोमिनेंस को दिखाते हैं। सो दे आर द माइनॉरिटी डोमिनेंट रीजन्स। तो माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा संबंध रखता है चीन, हमें ये भी समझ आएगा। वो कल्चरल डाइवर्सिटी को कितना मान देता है, हम ये भी देखेंगे। ओके, ऐसे में शुरुआत हांगकांग से करते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म के तहत चीन के साथ भी व्यापार करना चाहते थे, ये हमने पढ़ा है अब तक। लेकिन चीन की टेंडेंसी हमेशा से आइसोलेटेड रही, जिसके कारण वो जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन वर्ल्ड को, बदले में उसे यूरोपियन वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए होता था। ऐसे में यूरोप को चीन को सिल्वर या गोल्ड ही पे करना पड़ता था, और ये चीज़ यूरोप को नुकसान पहुंचाती थी। उसे किसी भी तरह से चीन के साथ व्यापार में एंटर होना था, और नेचुरली उसके लिए जो क्षेत्र ओपनिंग या एंट्री पॉइंट बनेगा वो दक्षिण चीन ही बनेगा, और ऐसे में वो जगह बनी हांगकांग। हम वो ओपियम वॉर की कहानियों को अब दोहराएंगे नहीं, आप सीधे हांगकांग से ही चीज़ों को समझिए। आज के समय में आप अगर हांगकांग को देखते हैं तो हांगकांग मशहूर है अपने एक बंदरगाह के लिए, दैट पोर्ट, एंड इट इज़ विक्टोरिया पोर्ट, द पोर्ट विक्टोरिया। देखिए, अंग्रेज़ जहाँ जहाँ भी दुनिया में गए हैं उन्होंने पोर्ट बनाए हैं, और
अमूमन ही वो उन पोर्ट्स का नाम विक्टोरिया रख देते हैं, विक्टोरिया हार्बर या विक्टोरिया पोर्ट। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था मैं तब वहाँ भी विक्टोरिया हार्बर गया था। तो अलग अलग जगहों पर वो जाते रहे और ये विक्टोरिया नाम से चीज़ें बनाते गए। बट विक्टोरिया पोर्ट इज़ वेरी फेमस। मैं आपको ज़रा उसका एक चित्र दिखाता हूँ कि आप समझ पाएँ कि किस स्केल पर वहाँ पर लोग बसे हैं या कैसा नज़र आता है। ये देखिए, दिस इज़ द विक्टोरिया पोर्ट। ओके, इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन चाइना। मिलियंस की तादाद में लोग हर साल यहाँ पर टूरिज़्म के पर्पस से आते हैं। आपने सुना होगा कि लोग हांगकांग घूमने जाते रहते हैं अक्सर। ओके, आप जानते हैं ये पानी समुद्र ही का है, पर यहाँ पर आपको दिखता है कि ये बड़ा स्टेबल है, बड़ा ही काम है। उसका कारण है जो ये पोर्ट है हांगकांग में विक्टोरिया का, ये एक डीप सी वाटर पोर्ट ही है। इट इज़ अ डीप सी पोर्ट, यानी कि जो किनारा है उससे आगे जाकर के ही पोर्ट बना हुआ है। लेकिन वो जो पोर्ट बना हुआ है वो पोर्ट आगे आइलैंड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, माने हार्बर्ड है। इसलिए पोर्ट और उन आइलैंड के बीच का पानी स्टिल है, रुका हुआ है। सो है तो ये एक डीप सी पोर्ट, लेकिन ये बहुत इनर एरिया में जाकर के बना हुआ है, जिसके बाद भी कुछ आइलैंड्स आ जाते हैं। इसके कारण समुद्र की उथल पुथल को वो रोक देते हैं, और यही कारण है कि बहुत स्टैंड स्टिल एकदम काम क्षेत्र यहाँ पर रहता है। ओके, चलिए अब मैं आपको ये इमेज के वाया महसूस कराने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। हम जिस हांगकांग की बात कर रहे हैं, आप उसे समझिए। ये डॉटेड लाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये देखिए, दिस इज़ द डॉटेड लाइन। ऊपर जाकर के डॉटेड लाइन इस तरह से घूम रही है, ये रही डॉटेड लाइन। तो एक तरह से ये एक आपके सामने देखिए कि ये रेक्टेंगल सा बना, दिस होल वन इज़ द हांगकांग एंड इट्स विसिनिटी। ये सारा का सारा हांगकांग और उसका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ये इतना बड़ा क्षेत्र। इसको जब मैं अब बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, हम वैसे जब चीन में देख रहे हैं तो चीन में हम इस हांगकांग को ही देख रहे हैं, लेकिन जब क्लोज अप करते हैं तो आप देखते हैं कितने सारे आइलैंड्स हैं। और इन सभी आइलैंड्स में आपको ध्यान देना है कि ये लिखा हुआ है, ये रहा विक्टोरिया हार्बर। ओके, ये रहा विक्टोरिया हार्बर। तो अब जो बंदरगाह है वो तो डीप सी ही है, लेकिन उसके सामने कितना बड़ा आइलैंड आ जाता है, दैट इज़ अ हांगकांग आइलैंड। इतनी बात समझ में आई? तो बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स हैं, उनसे मिलकर के ये सारा क्षेत्र बनता है। एंड दिस एरिया इज़ द विक्टोरिया हार्बर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द हांगकांग। लेकिन अब आपको एक चीज़ और समझनी है, जब हम इन हांगकांग के ऊपर जाते हैं तो इसे देखिए, ये लैंड यहाँ से तो मेनलैंड से कनेक्टेड है यहाँ से, लेकिन आगे की तरफ जब आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो दिस इज़ द पेनिनसुला। इसे कहा गया है द न्यू टेरिटरीज़। 1897 में ब्रिटेन ने चाइना से 99 ईयर्स के लिए न्यू टेरिटरीज़ को लीज़ पे ले लिया था 1897 में। हांगकांग तो आप जानते ही हैं, ओपियम वॉर्स जीतने के बाद जो ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी के तहत मिल ही गया था ब्रिटेन को। लेकिन जो हांगकांग के साथ ऊपर लगता हुआ दैट पेनिनसुला रीजन, जिसे हम न्यू टेरिटरी कह के पुकारते हैं, वो ब्रिटेन को मिला लीज़ वाया। 1897 में ये लीज़ हुई थी और 99 साल की लीज़ थी। जब ये लीज़ 1997 के अराउंड आके पूरी होने लगी, तो तब चीन ने डिसाइड किया कि अब वो आगे इस लीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो न्यू टेरिटरी तो ब्रिटेन को आगे मिलने से रही,
लेकिन उसी समय चीन और ब्रिटेन का समझौता भी एक होना तय हुआ, और वो समझौता ये तय हुआ कि अब ब्रिटेन चला जाएगा यहाँ से। लेकिन जो समझौता चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, उसके तहत यही शर्तें थीं कि अगले 50 वर्षों तक हांगकांग पर चीन अपना कम्युनिस्ट रूल एक्सटेंड नहीं करेगा, चीन का अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो रहेगा, चीन का अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो रहेगा अगले 50 ईयर्स तक। सॉरी, मैंने चीन कह दिया, हांगकांग का अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो रहेगा, और हांगकांग का अपना कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है वो रहेगा। ये चीज़ चीन ने स्वीकार कर ली, और यही चीज़ ने हांगकांग को अपने सराउंडिंग रीजन के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने के लिए एक एज प्रोवाइड किया। ओके, चलिए अब हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। अभी तक हम ये समझ चुके कि हांगकांग से एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज़ विक्टोरिया। वो ख़ास तरह से पोजीशन्ड है जिसके कारण वो काम रहता है, शांत रहता है। उसके आसपास भव्य नगर का निर्माण हुआ है, बड़ी बड़ी ऊंची आपने इमारतें देखी, द स्काई स्क्रैपर्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है, सिर्फ़ और सिर्फ चीन ही नहीं, पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए। ओके, देखिए हुआ ये कि हांगकांग शुरू से ही चीन और ब्रिटेन के बीच में संबंधों का केंद्र रहा। इट वाज द सेंटर, एंट्री पॉइंट था वो, और धीरे धीरे ब्रिटेन हांगकांग से ही एक्सपेंड करके चीन के बाकी एरियाज़ में एंटर करेगा, और वो एंट्री का एक बड़ा इलाका न्यू टेरिटरी भी बना। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली। हुआ ये कि शुरुआत से लेकर के 1860 से लेकर के 1940s तक हांगकांग और चीन के बीच में, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच में, ये दोनों शब्द अब समझने शुरू कर दीजिए क्योंकि आगे जा कर के मैं वर्ड हांगकांग अकेले यूज़ करूँगा। सो हांगकांग और चीन के बीच में, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध रहे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये संबंध बिगड़े। वो इस तरह से बिगड़े कि जो नॉर्थ कोरिया का क्षेत्र था वो चीन समर्थन में था, चीन उसे समर्थन कर रहा था, लेकिन जो साउथ कोरिया का क्षेत्र था उसे ब्रिटेन सपोर्ट करता था, वो प्रो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी रखता था। और यही वो समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब जापान ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था, और जापान कोरिया के रीजन्स को कंट्रोल किए हुए भी था। तो इस समय के दौरान परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि हांगकांग और चीन, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच में संबंध व्यापारिक रुके। जब एक बार वो रुके तो लंबे समय तक वो रुके रहे, लेकिन अल्टीमेटली चीन को ये रियलाइजेशन हुई कि हांगकांग के साथ व्यापारिक संबंध कितने ज़रूरी हैं। उसका कारण, हांगकांग में कैपिटलिस्ट मॉडल होने के कारण एज़ कंपेयर टू चीन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। ये पहली चीज़, क्योंकि उस समय तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही थी। उदाहरण के तौर पर सारा वेस्ट यूरोप, अमेरिका और कनाडा, और क्रॉस पैसिफिक हांगकांग के उनके साथ ट्रेडिंग रिलेशंस थे। तो यही कारण है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छी पकड़ पोजीशन होने के कारण हांगकांग में बड़े ट्रेडर्स के स्टेक्स थे, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी थी, और इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के कारण हांगकांग के पास अच्छा खासा पैसा भी था अपने सराउंडिंग रीजन्स में और अपने ही मुल्क में। यदि कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते तो उनको फाइनेंस करने के लिए। तो ग्लोबली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के साथ अटैच होने के कारण, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होने के कारण, जिसमें कि रिफॉर्म्स की टेंडेंसी हमेशा मजबूत रहती है, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्चा करने के कारण, एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के कारण, इन सब चीज़ों पर फोकस जब हांगकांग का रहा तो हांगकांग एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। आप सब जानते हैं कि अलग अलग दौर में वेल्थ को कंट्रोल करने के, नर्चर करने के अलग अलग तरीके रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब स्लेव्स को कंट्रोल किया जाता था,
स्लेव्स को कंट्रोल करके वेल्थ को गेन किया जाता था। रोमन सोसाइटी के समय में भी ऐसा होता था। फिर समय आगे बढ़ा और ग्लोबली एग्रीकल्चर को कंट्रोल किया गया, देन वेल्थ नर्चर हुई। देन ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल किया गया, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया गया। फिर जब थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी की बिगिनिंग हुई तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को कंट्रोल किया गया। ये वही दौर है जब हम हांगकांग की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मेन सोर्स था वेल्थ कंट्रोल करने का। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, मेन एलिमेंट क्या है? सपोज़ कीजिए कि आप हांगकांग जैसी पोजीशन पर हैं, सो यू आर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट। पोर्ट का पर्पस क्या रहता है? आप बल्क कार्गोज ला सकते हैं। किस पर्पस से? द रॉ मटेरियल। और उस समय में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए हैवी रॉ मटेरियल्स की नीड होती थी। मेजॉरली वो रॉ मटेरियल्स एग्रो बेस्ड ही होते थे और ज़रूरत होती थी भट्टियाँ चलाने के लिए कोयले की। तो ये सब हैवी मटेरियल्स थे। तो आप समुद्री मार्गों से कार्गोज़ की मदद से, क्योंकि हवाई जहाज़ तो चल नहीं रहे थे और रेलगाड़ियाँ समुद्र पार कर नहीं सकती, तो इसी वजह से बंदरगाह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सीधे यहाँ पर उतार सकते हैं और इसके आगे आपको कहीं ट्रैवल करके जाना भी नहीं है इस सामान को, क्योंकि सीधे इसी पोर्ट पर, इसी बंदरगाह पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। इसी के कारण आपकी जो फर्दर लोडिंग अनलोडिंग खर्चे थे वो बचते थे। छोटे वाहनों पर कहीं आगे सामान ले जाना नहीं पड़ता था। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए हो पाती थी क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी होने के कारण यहाँ पर मार्केट का कंट्रोल रहा। मार्केट कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यही है कि जो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है उसे मार्केट फोर्सेस ने कंट्रोल किया। यानी कि जिस चीज़ की बाज़ार में मांग है उतने ही उसी चीज़ की पैदावार हो रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी। प्राइस कितना रहेगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब बाज़ार तय कर रहा था, ना कि कोई कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट स्टेट कंट्रोल्ड फोर्सेस। मार्केट ये डिसाइड कर रही थी। और जब ये मार्केट डिसाइड कर रही होती है तो एक चीज़ हो जाती है कि आपको मजबूरन अपनी प्रोडक्ट का डिमांड बनाए रखने के लिए क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ता है। आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाए रखने के लिए प्राइजेस कॉम्पिटिटिव रखने ही पड़ते हैं, कीमतें आपको कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती हैं। तो प्राइजेस कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आप हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से खर्चे घटाए जाएं, कॉस्ट रिड्यूस की जाए। और कॉस्ट रिडक्शन का एक बेहतर तरीका हमेशा यही रहता है कि आप इनोवेशन से इंड्यूस करें कि कैसे लागत मूल्य खर्च घटाया जाए। उसके लिए इनोवेशन की मदद से आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेस्ट रिड्यूस करते हैं, वेस्ट रिडक्शन होता है। फिर अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ मैन पावर मैनेजमेंट होती है। हाउ टू मैनेज द मैन, दैट इज़ द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट पर बेटर फोकस करते हैं। आप ह्यूमन को रिसोर्स में बदलते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होता है, एजुकेशन पर फोकस होता है, टेक्नोलॉजी पर फोकस होता है। बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के नए सस्ते तरीके ढूंढे जाते हैं, मशीनी दौर आता है, मशीन्स से काम लेना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप खर्चे घटा पाते हैं, क्वालिटी मेंटेन रख पाते हैं, प्राइजेस कॉम्पिटिटिव रहते हैं ग्लोबली। पर इन सब चीज़ों के लिए आप देख पा रहे हैं कि आपको चाहिए पैसा, द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ यू नीड कैपिटल। पूंजी चाहिए आपको, कैपिटल। और पूंजी का निर्माण कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ने किया हुआ था पहले से ही, क्योंकि पिछले 400-500 साल कैपिटलिज्म के ही चल रहे थे, तो पूंजी उनके पास इनर्मस थी। ऐसे में कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी होने के कारण और डेमोक्रेटिक नेचर होने के कारण
जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैपिटल झोंकने से पहले घबराते नहीं थे कि हमारा कैपिटल सेफ या सिक्योर रहेगा कि नहीं। कैपिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटैक्ट रहती थी, प्रॉमिस्ड रहती थी, क्योंकि सरकारें लोकतांत्रिक ढंग से चल रही थी। लोकतंत्र में जो कंपनी है, निवेशक है, उसके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, इसके वायदे रहते थे। नागरिकों को महत्व दिया जाता है। राज्य थोड़ा सा नागरिकों के सामने उतना मजबूत नहीं होता जितना सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में हो जाता है। स्टेट उतना स्ट्रांग नहीं होता, नागरिक भी मजबूत होते हैं, एंटिटीज़ कंपनीज़ भी स्ट्रांग होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, इस वजह से निवेश मिलता भी रहा हांगकांग को। तो हांगकांग अपने सराउंडिंग रीजन से, जिस सराउंडिंग रीजन में इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रिच कंट्रीज़ आती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़, द कंप्लीट चाइना, इन सब जगहों से अच्छा खासा रॉ मटेरियल प्रिक्योर कर सकता था। कैपिटलिस्ट ताने बाने में बुने होने के कारण, द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में होने के कारण वर्ल्ड लेवल से इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर सकता था, इन्वेस्टमेंट्स फेच कर सकता था। इन्हीं के दम पर लगातार इनोवेशंस की तरफ जाता रहा, क्योंकि वो बाजार तंत्र के द्वारा मैनेज हो रहा था, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, और अच्छे खासे ढंग से उसने अपनी लेबर को स्किल्ड बनाया, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। ये सारी चीज़ों के कारण हांगकांग एक अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बना। हांगकांग एक ऐसी लोकेशन बनी जहाँ पर अच्छे खासे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हुए। इसी कारण हांगकांग नए आइडियाज़ को सपोर्ट करने वाला, नए एफर्ट्स को सपोर्ट करने वाला फाइनेंशियल हब बना, फाइनेंशियल प्रोवाइडर बना। एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर नर्चर हुआ, और बैंकिंग सिस्टम ज़रूरी होता है नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ डिमांड इन्फ्यूज़ करने के लिए, जिन आइडियाज़ में प्रॉमिस हैं उन्हें फंडिंग देने के लिए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ग्रो द इकोनॉमी। इन सब चीज़ों के कारण हांगकांग विकसित हो गया, हांगकांग डेवलप हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब बताइए आपको इस प्रक्रिया में अभी तक में कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? यही हांगकांग की खासियत थी, और यह सब हो पा रहा था हांगकांग की अपनी लोकेशन के कारण। वो ताइवान से निकट है, कोरिया से, जापान से, रशियन मेनलैंड से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब वो ऐसे समुद्रों में है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन और वाया द लैंड वो सबको एक्सेस कर सकता है। वो वहाँ था जहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिल रहे हैं। इट इज़ ऑन द मीटिंग पॉइंट, उसे हर चीज़ का लाभ हुआ। ओके, अब जब समय आगे बढ़ेगा तो वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण संबंध रुके हुए से हैं चीन और हांगकांग के बीच में, चीन उन्हें बदलना चाहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हांगकांग और चीन के संबंध ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज अच्छे चल रहे हैं। हांगकांग चीन से रॉ मटेरियल ले रहा है, चीप लेबर भी आ रही है, और वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक इसी तरह से चीन हांगकांग में मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ों का लाभ उठा रहा है, उसके एंटरप्रेन्योर हांगकांग में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों आपस में ठीक चल रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें बदलेंगी। फिर उधर आप जानते भी हैं कि माओ जेडंग आ चुके चीन में, उनकी नीतियों में भारी बदलाव था, और वो एंटी वेस्टर्न स्टांस रखते थे, वो लिबरल पॉलिसी अपनाते नहीं थे उस सेंस में, और उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म अपनाई उस समय में, जिसके तहत वो अपने राष्ट्र का विकास अपनी क्षमताओं से ही कर लेना चाहते थे, जिसके तहत उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स को प्रमोट किया। उन्होंने स्टील प्रोडक्शन के नाम पर बैकयार्ड फर्नेसेस कल्चर को सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें हैं। तो चाइना एक स्ट्रिंजेंट क्लोज डोर इकोनॉमिक सिस्टम में एंटर हो गया 1950 से 1980s तक, उस 30 वर्षों के दौरान। और ये वो दौर भी था जब वर्ल्ड लेवल पर कैपिटलिज्म सोशलिज्म एक दूसरे के विरोध में थे।
और हांगकांग कैपिटलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है और चाइना सोशलिज्म कम्युनिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस कारण से भी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन 1978 ऑनवर्ड्स यानी कि 1980 के दौर में चीन में डेंग जियाओपिंग, आपको मैंने पढ़ाया ही इनके बारे में, हमने पढ़ा ही है। डेंग जियाओपिंग के हाथ में सत्ता आती है और ये क्या करते हैं, ये मार्केट सिस्टम इंड्यूस करते हैं चीन में, ये इकोनॉमी को ओपन करते हैं। तो चाइना में मार्केट सिस्टम इंड्यूस होता है, इकोनॉमी ओपन होने लग जाती है। पॉलिटिकली और सोशली तो चीन कम्युनिस्ट ही रहेगा, लेकिन इकोनॉमी वाइज चीन थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट होने लग जाता है। और इसके तहत चीन जिस तरीके को अपनाता है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आप ध्यान से देखिए कि चीन ठीक न्यू टेरिटरी के ऊपर जो उसका इम्पॉर्टेंट एरिया है, दैट सिटी, इट इज़ द शेंज़ेन। वो शेंज़ेन को एक इंडस्ट्रियल हब बना करके डेवलप करना चाहता है, द शेंज़ेन। मैं अब आपको यहाँ पर शेंज़ेन भी दिखा दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देखिए दिस शेंज़ेन एरिया, देखिए बिल्कुल न्यू टेरिटरीज़ के ऊपर है कि नहीं। और हमने पढ़ा भी था पिछले लेक्चरों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हार्बिन है, ऐसे ही साउथ ईस्ट में शेंज़ेन है, हमने पढ़ा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में शेनयांग भी था हार्बिन के साथ। तो शेंज़ेन को चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश की, और अब वो धीरे धीरे ओपन होगा हांगकांग के साथ, क्योंकि उसे हांगकांग को एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लाना है। हांगकांग में आने वाला निवेश उसे चाहिए, हांगकांग की तकनीक उसे चाहिए, हांगकांग का हो रहा ट्रेड एंड कॉमर्स का लाभ उसे अपने उद्योग कर्मियों को भी देना है। यानी कि हांगकांग में दुनिया भर की सभी बड़ी कंपनियों के फुटप्रिंट्स थे, और वही कंपनियां मेन होती हैं जो आपकी मुल्क की फैक्ट्रियों में बने सामान को ग्लोबली ट्रेड करती हैं। आपका माल उठाने वाला ही कोई नहीं होगा तो आप प्रोड्यूस क्या करेंगे। और आप अभी अभी बनाना शुरू हुए हो, मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम ही यही है कि वो मार्केटिंग देखे कि प्रोडक्शन। तो शेंज़ेन को जब एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में खड़ा करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल हब बनाना है, तो ज़रूरी ये भी है कि वो एक वेल ट्रेडिंग नेटवर्क से कनेक्टेड हो। और उस समय तक हांगकांग एक तगड़ा ट्रेडिंग कमर्शियल सेंटर था मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ही। और यही नहीं, ये वही हांगकांग है जिसने वेल्थ गैदर करने के लिए शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लो इनकम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से शुरुआत की, पूरी दुनिया वहीं से करती है, दैट इज़ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। अपनी इनोवेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और स्किल डेवलपमेंट के कारण यही हांगकांग हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने लगा था, जैसे रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये मैटर करता है ना। तो ऐसे में चीन अब ये जानता था कि हम जो प्रोडक्शन अब करेंगे वो प्रोडक्शन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और उसकी रिक्वायरमेंट भी हो। इसके लिए वी नीड गुड मार्केट्स, वी नीड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग नेटवर्क्स, द बिग ट्रेडिंग हाउसेस, द कमर्शियल नेटवर्क्स। हमें अच्छे बंदरगाह चाहिए, हमें निवेश चाहिए। ये सब कुछ होगा अगर हम हांगकांग से जुड़ेंगे। तो क्लोज डोर पॉलिसी हांगकांग के साथ चीन ने 1980 से फॉलो करनी शुरू कर दी थी। आई बात समझ में? लेकिन चीज़ें देखें कैसे बदलेंगी। 1990s आते तक चीन अग्रेसिव हो गया इकोनॉमी में। कैसे हुआ? चीन अब वो ऑफ़र कर रहा था जो दुनिया को चाहिए था। वो क्या? देखिए, पहले जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे थे, दैट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ये था कि लोग बाग उतने जागरूक नहीं थे, लोगों के पास उतने अधिकार भी नहीं थे। फिर हाईली स्किल्ड सोसाइटी आपने खड़ी तो कर ली हांगकांग ने, अब वही स्किल्ड सोसाइटी खुद को एक्सप्लॉइट भी तो नहीं होने देगी। वो अपने लिए अच्छे वेजेस मांगेगी,